देखिए चैप्टर का नाम है पीजीबीपी। जैसा कि हम जानते हैं कि इनकम के कितने टोटल हेड है 5। इनकम के कितने हेड है 5। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार, जिसमें पहला हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा हेड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा हेड है इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन पीजीबीपी, चौथा है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और पांचवा क्या है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब जो सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी हम लोग समझ चुके हैं, यहाँ देखिए स्क्रीन पे देखिए सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी हम लोग समझ चुके हैं। तो थर्ड चैप्टर पीजीबीपी हम लोग का चलेगा। पीजीबीपी इसका फुल फॉर्म क्या है, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। यानी दो प्रकार का इकोनॉमिक एक्टिविटी होने वाला है। एक है बिजनेस एक्टिविटी जिसका इंटेंशन प्रॉफिट कमाना होता है, और एक प्रोफेशन होता है जिसमें इनकम और एक्सपेंस की बातें होती है, सरप्लस इससे जनरेट करते हैं। बिजनेस में गुड्स इन्वॉल्व होता है, लेकिन प्रोफेशन में सर्विस इन्वॉल्व होता है। गुड्स मतलब ट्रेड करते हैं, ट्रेड मतलब बाय एंड सेल या गुड्स मैन्युफैक्चर एंड सेल होगा, एंड इससे हम लोग जनरेट करेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट किस अकाउंट से बनाकर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आएगा। सर्विस में फी की बातें होती है जिसमें हम इनकम एक्सपेंस को बनाएंगे, और यहाँ से रिजल्ट आएगा सरप्लस। सरप्लस एंड नेट प्रॉफिट सेम होता है, बट वर्ड चेंज होता है। सरप्लस, अब यहाँ बात आती है कि जो नेट प्रॉफिट आया या सरप्लस आए, जो भी रिजल्ट आता है ये अकाउंटिंग करके आता है। तो अकाउंटिंग, ये जो प्रॉफिट है या सरप्लस, ये अकाउंटिंग प्रॉफिट या अकाउंटिंग सरप्लस कहलाएगा। अब जो हम अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग एक लॉ को फॉलो नहीं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन, प्रिंसिपल, सिस्टम्स को फॉलो करके प्रॉफिट लाया जाता है, जिसमें कुछ दूसरे हेड्स के इनकम भी यहाँ पर जोड़ दिए जाते हैं प्रॉफिट बढ़ाने, इससे प्रॉफिट बढ़ जाता है। और दूसरे हेड के एक्सपेंसेस या वैसा एक्सपेंस जो इनकम टैक्स की नजर में नहीं मान्यता है, अलाउ नहीं है, लेकिन इसको लोग खर्चा दिखा देते हैं जिससे प्रॉफिट मेरा घट जाता है। तो हमारा जो चैप्टर है पीजीबीपी, जहां प्रॉफिट निकालना है या गेन्स निकालना है बिजनेस एंड प्रोफेशन से, तो वो प्रॉफिट या गेन्स होना चाहिए जो टैक्सेबल प्रॉफिट या गेन्स होगा। टैक्सेबल इन द सेंस क्योंकि उसी प्रॉफिट पे हम टैक्स देंगे। ये जो प्रॉफिट है, ये बुक प्रॉफिट है, इस पे टैक्स नहीं कैलकुलेट होता है। टैक्स हमेशा कैलकुलेट होता है टैक्सेबल प्रॉफिट पे, कि अगर बुक प्रॉफिट में कुछ ऐसे एक्सपेंस इनकम का एडजस्टमेंट हो गया है जो कि उस बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। और जब बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो हम उसको छांटेंगे। क्या करेंगे, छांटेंगे। जैसे कोई एक्सपेंसेस है जो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, तो एक्सपेंस के कारण मेरा प्रॉफिट क्या होता है, घट जाता है। तो जैसे हम एक्सपेंस को छांटेंगे यानी हटाएंगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसी प्रकार कुछ इनकम होते हैं जो इनकम बिजनेस का नहीं है लेकिन बिजनेस में दिखा देते हैं, जैसे रेंटल इनकम हो गया, इंटरेस्ट इनकम हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स हो गया, इनकम टैक्स रिफंड हो गया, डिविडेंड इनकम हो गया। ये सब इनकम पीएल में क्रेडिट किए जाते हैं, बट ये बिजनेस इनकम नहीं है। अब इस इनकम के कारण प्रॉफिट मेरा ज्यादा रहता है, तो हमको वैसे इनकम को छांटना है जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो जैसे इनकम को छांटेंगे प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम जाएगा। दैट्स व्हाई डिसअलाउएबल, डिसअलाउएबल मतलब जो अलाउएबल नहीं है, और अलाउएबल मतलब जो अलाउएबल है। तो डिसअलाउएबल इनकम प्रॉफिट से घटेगा और डिसअलाउएबल एक्सपेंडिचर प्रॉफिट में जुड़ेगा। दूसरी बात की, जब डेप्रिसिएशन की बातें करेंगे तो डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स लॉ लेंगे। जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मेंशन्ड है कि बिल्डिंग अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो 5%, कॉमर्शियल बिल्डिंग होटल वगैरह है तो 10%, फर्नीचर है तो 10%, मशीनरी है तो 15% मिनिमम रेट है। और अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन की मशीनरी का कोई स्पेशलाइज कैटेगरी का है तो वो देखेंगे। दूसरा डेप्रिसिएशन में हमको देखना है कि टाइम बेसिस नहीं कि 4 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना का निकालना है। डेप्रिसिएशन में दो प्रकार के से डेप्रिसिएशन निकालेंगे। अगर कोई भी एसेट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर मतलब कि 2022-23 और असेसमेंट ईयर 23-24 में कोई भी एसेट्स अगर 180 दिन से कम यूज हुआ, 180 दिन से कम यूज हुआ, तो जो नॉर्मल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा उसका आधा निकलेगा। मान लीजिए कि फर्नीचर 170 दिन यूज हुआ तो फर्नीचर का नॉर्मल रेट है 10%, तो हम 5% डेप्रिसिएशन निकालेंगे। उसी प्रकार अगर कोई भी एसेट 180 दिन से ज्यादा यूज हुआ
तो वहां पर हम नॉर्मल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो मान लो 190 दिन यूज हुआ तो 100% रेट डेप्रिसिएशन का लगा लेंगे। जैसे मान लो फर्नीचर का 10% है तो 10% निकालेंगे, कोई इशू नहीं है। इनकम टैक्स जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जो हमारा चैप्टर पीजी उसमें इनकम टैक्स कैलकुलेट करना नहीं, हम लोगों को टैक्सेबल प्रॉफिट निकालना है। लेकिन इनकम टैक्स जो कैलकुलेट करेंगे वो किस पे करेंगे? टैक्सेबल प्रॉफिट में। इसके लिए हमको निकालना पड़ेगा प्रॉफिट गेन्स एज पर द रूल्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ। अब इनकम टैक्स एक्ट कब आया था? 1960। और इसका रूल्स कब बनकर तैयार हुआ था? 1962 में हुआ था। इनकम टैक्स इज नॉट कैलकुलेटेड ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट। इनकम टैक्स अकाउंटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं होता, ये टैक्सेबल प्रॉफिट पे कैलकुलेट होता है। हमने एक एग्जांपल बताया कि जैसे मान लो कि सेल से आपका 10 लाख रुपए का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका 6 लाख का, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ? 4 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद इनडायरेक्ट इनकम और एक्सपेंस का एडजस्टमेंट करते हैं। जिसमें इनडायरेक्ट इनकम है तो बढ़ जाएगा, जिस वो इनडायरेक्ट इनकम का नाम क्या है? रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अब रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी जो इनकम तो है पर बिजनेस इनकम तो नहीं है, ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का अदर हेड का है, तो इसमें हम बढ़ा चुके हैं। उसी प्रकार इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हम क्या किए? माइनस किए, लाइक सैलरी, अदर एक्सपेंस, म्युनिसिपल टैक्स घर पर देते हैं, हाउस प्रॉपर्टी पे देते हैं। और डेप्रिसिएशन किस पे है? मशीनरी पे है। मशीनरी का बुक वैल्यू कितना है? 2 लाख, जिसका हम डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करके रखे हुए हैं? 10%। लेकिन इनकम टैक्स लॉ कितना परसेंट बोलता है? 15%। इनकम टैक्स लॉ कितना होता है? 15%। तो हमने 10% भी दिया, तो इससे मेरा 3,09,000 प्रॉफिट आया। तो कहीं ना कहीं इसको डिसअलाउ कर देंगे, इसको डिसअलाउ करेंगे और इसको डिसअलाउ करेंगे। क्यों डिसअलाउ करेंगे? डिसअलाउ का मतलब अलाउ नहीं होगा, ठीक है? तो इसको डिसअलाउ का मतलब कि रिवर्स कर दो। तो इनकम से प्रॉफिट बढ़ गया तो इनकम को क्या करेंगे? घटा देंगे। और एक्सपेंस से प्रॉफिट घट गया तो एक्सपेंस में प्रॉफिट क्या करेंगे? म्युनिसिपल टैक्स और डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स 15% निकालेंगे, कितने का? 2 लाख। तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 2,50,000। ये हुआ रिवर्सल फॉर्म, मतलब कि एडजस्टमेंट, ठीक है ना? ये हुआ स्ट्रेट फॉर्म। जनरली जब हम इनकम और एक्सपेंस दिया जाएगा स्ट्रेट फॉर्म में, तो हम इनकम जो अलाउएबल इनकम है और अलाउएबल एक्सपेंडिचर उसकी बात करेंगे। जैसे जीपी कितना आया था? 4 लाख। इसमें सैलरी मिला था तो अलाउएबल था, माइनस कर दिए। अदर एक्सपेंस अलाउएबल था, माइनस कर दिया। और डेप्रिसिएशन निकलेगा 2 लाख पर 15% 30,000 तो माइनस कर दे 2.5 लाख। दोनों में सेम प्रॉफिट आई। दिस इज द टैक्सेबल प्रॉफिट एंड दैट प्रॉफिट एंड टैक्स विल बी कैलकुलेटेड ऑन 2,50,000। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए टैक्सेबल प्रॉफिट 2,50,000 आया, लेकिन बुक प्रॉफिट कितना आया था? 1 लाख। तो इसका टैक्स थोड़ी कैलकुलेट होगा, इसका कैलकुलेट होगा 2.5 लाख। कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? ये थोड़ा सा कल का हमने आपको समझाया है, अभी इसका एक वीडियो बना दिया कि आपका वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। लिखिए, अब थोड़ा सा पॉइंट सब लिखते चले जाएंगे। Under the head of PGBP section 28 to 44D of Income Tax Act 1961 will be discussed. रेवेन्यू प्रॉफिट याद रखिएगा, रेवेन्यू प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट नहीं, कैपिटल प्रॉफिट कैपिटल गेन में जाएगा। एंड
gains of any business or profession which is carried on by SSC। SSC जानते हैं ना? SSC पर्सन होता है। कौन होता है? पर्सन कितना होता है? 7 होता है। पर्सन कितने होते हैं? 7। SSC at any time during the previous year some of the examples of revenue profits are amount received from sale of goods by trader। अच्छा, एक कंज्यूमर कोई सामान खरीद कर फिर वो बाद में बेच दिया, या मान लो कि हम 4 शर्ट खरीद के लाए। कितना शर्ट खरीद के लाए? 4। और मैं अपने दोस्त को दिखाता हूँ, बोलता है बहुत अच्छा शर्ट है, 2 हमको दे दो। 2 शर्ट हम उसको दे दिए, उससे हम पैसा ले लिए, और मान लो कि हम खरीदे 500 रुपये में एक सेट, तो उसको हम बेच, तो 1000 रुपया हो गया 2 शर्ट का, हमने उसको उससे 1500 रुपया ले लिया, तो मेरा कितना प्रॉफिट हो गया? 500 प्रॉफिट हो गया। ध्यान सुनिएगा, तो जो 2 शर्ट बेच कर हम 500 प्रॉफिट कमाए, वो क्या बिजनेस इनकम कहलाएगा? बिजनेस प्रॉफिट कहलाएगा? यस सर। नो, क्यों नहीं कहलाएगा? बिजनेस थोड़ी कर रहे हैं, बिजनेस नहीं ना कर रहे, वो हम अपने लिए खरीद के लाते हैं। ये बिजनेस प्रॉफिट नहीं कहलाएगा। बिजनेस प्रॉफिट का मतलब आपका बिजनेस होना चाहिए। अच्छा, मान लो कि हमको लगा कि हाँ इसमें तो बड़ा अच्छा मार्जिन है, बाद में अपना माइंड चेंज करके अब हम एक दुकानें खोल लेते हैं कपड़ा का, कि चलो अच्छा कमाएंगे, अब वह उसके बाद प्रॉफिट होगा, तो बिजनेस प्रॉफिट कहलाएगा। यस, तो बिजनेस प्रॉफिट का मतलब कि आपका बिजनेस होना चाहिए, आप बिजनेसमैन होने चाहिए। आप बिजनेसमैन थोड़ी है। चलिए, तो अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स बाय ट्रेडर। ट्रेडर समझते हैं ना? अच्छा, जैसे टाटा मोटर्स ट्रक बेच रही है, तो ट्रक बेच के जो इनकम होगा, क्या बिजनेस इनकम कहलाएगा? यस सर। अब मेरे पास एक ट्रक है, उसको बेच कर प्रॉफिट कमाए तो नहीं, वो कैपिटल गेन कहलाएगा, क्योंकि वो मेरे लिए एसेट से। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पीजीबीपी में जो प्रॉफिट एंड गेन या जो इनकम होगा वो गुड्स से रिलेटेड होना चाहिए, एसेट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। एसेट्स को बेचते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, एसेट्स को बेच के लॉस कमाते हैं, मान लो कि बियर करते हैं, तो ये अलग हेड में जाएगा, जिसका नाम है कैपिटल गेन। मान लो कि एक कोई रियल एस्टेट का, जमीन का ब्रोकर है, जमीन का, वो जमीन खरीद के बेचता है, तो उसका जो खरीद बिक्री जमीन का है, जैसे प्रॉफिट गेन होता है, वो बिजनेस में चला जाएगा, बिजनेस इनकम होगा, ठीक है। लेकिन मान लो कि मेरे पास जमीन है पुराना कोई, या हमने कोई खरीद के रखा हुआ इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, और उसको 15 साल बाद हम बेच दिए, अब प्रॉफिट कमा लिए, तो वो बिजनेस इनकम, वो कैपिटल गेन में जाएगा। तो यहाँ बिजनेस पीजीबी में क्या जाएगा? जो गुड्स और सर्विस, जैसे कोचिंग हम पढ़ा रहे हैं, यहाँ आपको प्रॉफिट होगा, सरप्लस होगा, क्या होगा? सरप्लस होगा, तो ये बिजनेस में जाएगा, पीजीबी में जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मान लो कि हम मोबाइल ये बेच दिए, ऐसा हमको प्रॉफिट लॉस हुआ, तो ये बिजनेस इनकम है, क्योंकि ये मेरे गुड्स की एसेट्स है, एसेट्स। चलिए,
अमाउंट रिसीव्ड ऑन रेंडरिंग। रेंडरिंग मतलब क्या होता है? सर्विस देना, ऑफ सर्विसेज। जैसे कोई एग्जांपल बता सकते हैं इसमें? ऑडिटर फी, ऑडिट जिस ऑडिटर होगा फी लेगा, टीचर पढ़ा रहा है ट्यूशन फी, कोचिंग वाले का, होटल वाले का, रेस्टोरेंट वाले का, बस वाले का, डॉक्टर का फी, कंसल्टेंट्स का फी, अकाउंटेंट का फी, ये सब क्या है? सर्विस हो गया। अमाउंट ऑफ कमीशन, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, ब्रोकरेज रिसीव्ड बाय मनी लेंडर। मनी लेंडर मतलब जो यही काम उसका काम धंधा है ना। जैसे बैंक का काम इंटरेस्ट लेना भी है, तो बैंक को जो इंटरेस्ट आएगा पीजीबी में जाएगा, लेकिन हमको इंटरेस्ट मिलेगा पीजीबी में अदर सोर्स में चल जाएगा। कभी कभी होता है ना कि कोई कंपनी जो है जैसे कोई डॉक्टर को गिफ्ट देती है, या कोई बड़ा क्लाइंट है, जैसे हमारा कोई अपने ऑडिटर को गिफ्ट देता है ऐसा प्रोफेशन पे कि भैया आपके प्रोफेशनल सर्विस है, हमको फायदा हुआ। तो गिफ्ट रिसीव्ड बाय प्रोफेशनल फ्रॉम देयर क्लाइंट्स। क्लाइंट्स मतलब कस्टमर। चलिए एक और पॉइंट छूट गया क्या? कोई दांत फाड़ रहा है। और है अच्छा, छुट्टी में है लगता है। रिसीव फ्रॉम द staff working हर्षित गेट खोलने छोड़ दिया क्या? नहीं सर, बंद कर दिया। in business as rent of staff quarter। ये क्या पॉइंट है बता सकते हैं? पांचवा पॉइंट क्या है बता सकते हैं? जैसे कंपनी का फैक्ट्री है और जितने वर्कर है उसके लिए स्टाफ क्वार्टर बनाया हुआ है, लेकिन कंपनी का कंडीशन में आप स्टाफ क्वार्टर में रहते हैं तो आपको इसका रेंट देना पड़ेगा। तो रिसीव फ्रॉम द स्टाफ वर्किंग इन द बिजनेस, बिजनेस में काम कर रहा है उससे हम रेंट रिसीव कर रहे हैं स्टाफ क्वार्टर, तो ये बिजनेस का ही है, तो ये बिजनेस इनकम में जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो एक फॉर्मेट लिख लिया ना सब लोग? यस सर। फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं पीजीबी का। परफॉर्मा ऑफ
TGBP इतना ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से ड्रॉ कर लीजिए। इसके 8 पॉइंट को डिस्कस कर दिया जाएगा। क्या हुआ? सबसे पहले आप लीजिएगा नेट प्रॉफिट, जो 3,09,000 से आया ना, एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या सरप्लस। सरप्लस समझते हैं? एज पर क्या? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ऐड करेंगे एक्सपेंसेस disallowed but debited to PL अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ? ऐड जो कर रहे हैं एक्सपेंसेस डिसअलाउड बट डेबिटेड टू PL अकाउंट, मतलब जो एक्सपेंसेस अलाउ नहीं है पर पीएल में डेबिट किया। वेरी गुड। एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है, डिसअलाउड है, लेकिन पीएल में क्या किए हुए हैं, तो इससे प्रॉफिट क्या हो गया होगा? ज्यादा हो जाएगा। प्रॉफिट क्या हो गया था? घट गया होगा। तो हमको रिवर्स करके प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। रिवर्स समझ रही ना? प्रॉफिट घट गया होगा तो प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा? दैट्स व्हाई हम ऐड कर रहे हैं। उसी का उल्टा क्या होगा? इनकम डिसअलाउड बट क्रेडिटेड टू पीएल अकाउंट, क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या क्या एक्सपेंसेस डिसअलाउड है लिखते जाइए। इनकम टैक्स, charities and donation, personal slash household slash domestic expenses। ये सब यहाँ लिखा है। पर्सनल हाउस का क्या लिखा है? हाउस होल्ड, हाउस होल्ड घरेलू होता है। घरेलू, घरेलू ऊपर कर दे, नोट करिए पहले। हो गया।
क्या सोमी? चलिए कितना हो गया? 4 पॉइंट हो गया ना? 3 पॉइंट और लिखा गया। नहीं अरे भाई, continue करना है। सर का पेज करता हूँ मैं। सभी समझाती क्या ना छोटी बहन को। हमें को समझा देती है तू। तो तुम रोगी क्या बोल रही हो? ऐसा बोलने लगा कि अभी पिट दी है वो। खाना खाने नहीं आई क्या आज? खा के आए सर। लगता है सर बहुत मुश्किल से आई है समझ। क्या है? हाँ बोल रहे थे कि बैठते गिरते पड़ते हैं। इसको ठंडा लग गया होगा। हाँ बोले तो बोलती है क्या जीन्स तो पहने तो ठंडा कैसे लगेगा। दोनों पैर को आग में रख लेना। ऐसा लग रहा क्या है? बोले कि सो रात बोले तो हम फॉलो किए। अभी हम प्रसाद में बैठे हुए हैं। वाह, ये 9 होगा ना? सर ये तो बुक में दिया है आप घर से वो। नहीं अभी लिखिए। आप बहुत मतलब कामचोर जैसे बात बोल रहे हैं। सर लिखा आप अभी बोलेंगे तो लिखने नहीं करिएगा। हाँ ससुर भी है कांचो। ऐसा बात नहीं, ऐसा नहीं। नहीं सब कुछ नहीं है, सब हम बहुत काम करके आते हैं, अभी भी हम बहुत काम करके आए हैं इसलिए लेट आए, टाइम नहीं है। कितना काम करते रहते हैं हम घर पे। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस बाय कैश exceeding ₹10,000 और ₹35,000। In case of transport operator, other than by account pay, check or draft or any other electronic mode हो गया ये पॉइंट कैश वाला।
देखो ये जो पॉइंट कैश वाला ये समझिए, कैश वाला पॉइंट क्या कहता है कि देखिए बिजनेस में ना जो भी आप एक्सपेंस करेंगे, जो भी खर्च करेंगे, उसका पेमेंट आपको चेक से करना है या थ्रू दी बैंक करना है। यानी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, आप यूपीआई करते हैं, आप क्रेडिट कार्ड पेमेंट करते हैं, आप नेट बैंकिंग से ट्रांसफर करते हैं, एटीएम से पेमेंट करते हैं, चेक से पेमेंट करते हैं, ड्राफ्ट में पेमेंट करते हैं, तो ये सब क्या है, बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन होता है। यानी आपने पेमेंट किया, जिसके पास गया वो बैंक में किसी के बैंक में गया, तो कहीं ना कहीं ये ट्रांजेक्शन जो है ये दिखाता है कि आपका जो भी एक्टिविटी है प्रॉपर दिख रहा है, यानी एविडेंस हमारे बैंक में भी दिखेगा और दूसरे के बैंक में दिखेगा। इनकम टैक्स और सरकार इस पे तवज्जो देती है कि कोई भी कैश पेमेंट आप 10,000 तक कर सकते हैं कैश एक्सपेंसेस, लेकिन 10,000 से एक्सीड नहीं कर सकते हैं। और आपको 15,000 रुपया भी किसी को देना है, जैसे मान लिया आपने कोई पेमेंट करना है 15,000 रुपया, कैश पेमेंट आपको एक दिन में एक आदमी को नहीं करना है। सर अगर 2 आदमी को हम 6,000 रुपया देंगे तो दे सकते हैं, आप 100 आदमी को 6,000 दे दीजिए, जैसे वर्कर है सबको 6,000 5,000 देना है, दे दीजिए, लेकिन एक ही आदमी को एक बिल जो होना चाहिए वह 10,000 से ऊपर कैश में नहीं होना चाहिए। कैश पेमेंट अलाउ नहीं करता है। अब सपोज सर 1.5 लाख रुपया का हम खर्चा कैश में कर दिए, तो 1.5 लाख का खर्चा कैश में कर दिए तो सारा का सारा खर्चा डिसअलाउ कर दिया जाएगा, यानी वो खर्चा माना ही नहीं जाएगा। और जब खर्चा माना ही नहीं जाएगा तो इससे प्रॉफिट क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। यानी यहां पर अब 10,000 और एक जगह 35,000 लिखा हुआ है, 10,000 बिजनेस के ट्रेड के कॉन्सेप्ट में, लेकिन ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर ये ट्रक वाला है, जैसे मान लीजिए आपका सामान राजस्थान से आया और 32,000 का पेमेंट करना है, और मान लीजिए आप यूपीआई नहीं चलाते हैं, एक समय ऐसा है कि 35,000 का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया जाएगा। मान लीजिए यूपीआई नहीं चलाते हैं, ट्रक वाला बोलता है कि हमारा नहीं चलता, हमारा कैश दीजिए, साहब का अकाउंट हम किसको फोन करेंगे। तो ट्रक ऑपरेटर में 35,000 तक कैश पेमेंट आप कर सकते हैं, 36,000 का कैश पेमेंट ट्रक ऑपरेटर को भी नहीं करेंगे। ट्रांसपोर्ट वाले को 35,000 और ट्रांसपोर्ट के अलावा जो भी है उसको कितना लिमिट दिया गया है, 20,000। यानी कैश एक्सपेंस आपका 10,000 से अधिक नहीं होना चाहिए। कोई भी एक्सपेंस अगर आप पेमेंट करेंगे तो थ्रू दी चेक, थ्रू दी बैंक होना चाहिए। किसके थ्रू होना चाहिए, बैंक के थ्रू होना चाहिए। यही पॉइंट लिखा हुआ है, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस बाय कैश exceeding 10,000 disallow and 35,000 in case of transport operator। यानी ये पेमेंट किस में होना चाहिए, अकाउंट पे चेक। सर चेक में अगर बियरर चेक दे दिए तो, बियरर चेक अगर होता है ना तो बियर चेक को कैश माना जाता है। बियरर चेक जानते हैं क्या होता है, बियरर चेक होता है, जैसे देखो चेक लगता है आप लोग देखे नहीं कभी ठीक से, दिख रहा है ना, यहाँ अकाउंट पे लिखा हुआ है क्रॉस में, ये अकाउंट यानी ये पैसा अकाउंट पे जाएगा, अकाउंट पे, पे मतलब जो पैसा लेने वाला है। और यहाँ देखो लिखा हुआ क्या है, पे सम ऑफ मनी, मान लो 6,000 रुपये लिखा हुआ है, पे 6,000 नहीं, यहाँ नाम लिखा रहेगा, सॉरी किस जिसका नाम है, पे रमेश चंद्र सुरेश चंद्र, और बियरर, यहाँ बियरर लिखा हुआ है। मान लीजिए कि हम ये नहीं लिखते हैं, हमने एक चेक काट दिया 6,000 रुपये का और हमने अपना साइन कर दिया और ये चेक मान लो कहीं गिर गया, तो जो भी होल्डर ऑफ द चेक होगा जाके कैश करा सकता है बैंक से। कैश कराने के लिए आपको इसी बैंक में जाना पड़ेगा। कैश कराने के लिए चेक से कैश में भजाना नहीं होता कि चेक लेके पैसा निकले, तो उसी बैंक में जाना पड़ेगा। कोई भी ब्रांच हो सकता है लेकिन बैंक सेम होना चाहिए। सर जमा कर सकते बट निकाल नहीं सकते हैं। क्या मतलब सर, जिसके हाथ में वो चेक मिले वो निकाल, कोई भी निकाल सकते हैं। बेयर चेक का मतलब यही हुआ, सेल्फ हो गया, लेकिन उसमें लिमिटेशन होता है। मान लीजिए 1,00,000 2,00,000 का चेक है ना, तो बैंक कंफर्मेशन करती है, पहले बैंक आपको फोन करेगी कि सर आपके नाम से एक चेक है, ये होल्डर है, इनका चेक देना है क्या, पैसा देना है क्या। जैसे हम लोगों को एक रजिस्ट्री करवाता था, उसमें 2.5 लाख का रजिस्ट्री चार्ज कैश पे निकालना था, उसको जिसको हम दे दिए थे, तो फोन किया बैंक हमको कि सर ऐसा सब बात है, तो आपके हाँ दे दीजिए, वो आदमी का नाम क्या है, हाँ ठीक है दे दीजिए, तो उसका पैन नंबर। तो बेयर चेक कैश माना गया, अगर बेयर चेक अगर किसी को दे दिए
तो भी डिसअलाउ हो जाएगा। अकाउंट पे ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? मतलब अकाउंट में एंट्री। यूपीआई कर दिए तो अलाउ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? लिखिए। %30% ऑफ ऑडिट फी कमीशन ब्रोकरेज रॉयल्टी एंड प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज if TDS का फुल फॉर्म इज नॉट डिडक्टेड, नहीं जानते हैं? TDS का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। पैन का फुल फॉर्म जानते हैं? परमानेंट अकाउंट नंबर। ऑनलाइन कंप्लीट करता हूँ। परमानेंट अकाउंट नंबर। हो गया? चलिए आगे। सिर्फ पेटेंट नहीं लिखा है, इसमें पेटेंट भी दिया है। लिखिए ना, पेटेंट या एनी इनटेंजिबल एसेट्स। कोई भी इनटेंजिबल एसेट्स होना चाहिए। इंटेलेक्चुअल क्या क्या हो सकता है बता सकते हैं? क्या क्या होता है इंटेंजिबल एसेट्स? गुडविल होता है, ठीक है। और बोलो, और बोलो, बोलो बोलो। कॉपीराइट, ब्रांड, फ्रेंचाइजी, पेटेंट तो लिखा ही दिए, नो हाउ एक्सेट्रा। और ऐड क्या करेंगे? इनकम विच आर टैक्सेबल अंडर PGBP बट नॉट क्रेडिटेड। ये ऐड हो सकता है? ये लैंग्वेज पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? इनकम विच आर टैक्सेबल अंडर PGBP, यानी कोई भी इनकम जो बिजनेस का तो था लेकिन आप पीएल में दिखाए नहीं थे,
पीएल में क्रेडिट नहीं किए थे तो क्रेडिट करना पड़ेगा ना, दिखाना पड़ेगा ना, तो प्रॉफिट क्या होगा मेरा, बढ़ जाएगा। लेस income not taxable under the head of PGBP but credited to PL account। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इनकम तो टैक्सेबल नहीं है पर पीएल में क्रेडिट है तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, क्या करना पड़ेगा, घटा देंगे। घटाना पड़ेगा। इनकम टैक्स रिफंड interest received dividend income rent received profit on sale of fixed assets excise or custom duty refund gifts हो गया पूरा। Bad debts recovered etc. और लेस करेंगे एक्सपेंसेस और लॉसेस। लिखो जल्दी समझो। एक्सपेंसेस लॉसेस अलाउड बट नॉट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट। इसका मतलब क्या है, जो एक्सपेंसेस लॉस लगा हुआ पर पीएल में डेबिट नहीं है उसको तो डेबिट करेंगे तो इससे प्रॉफिट क्या करना हो जाएगा, कम जाएगा। हो जाएगा। चलिए
जैसे डेप्रिसिएशन हो गया है ना, जब ये सारा रजिस्टर कर लेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा क्या कहलाएगा, PGBP। चलिए आज के लिए इतना ही, कल डिस्कस करते हैं इसके आगे।